आज का हमारा टॉपिक है संप्रभुता के विविध रूप। संप्रभुता के अनेक रूपों का हम अध्ययन करने जा रहे हैं। औपचारिक एवं वास्तविक संप्रभुता। सबसे पहले हम बताना चाह रहे हैं औपचारिक या नाम मात्र की संप्रभुता का तात्पर्य क्या है। एक व्यक्ति या ऐसी इकाई से है जिसके पास सैद्धांतिक दृष्टि से संपूर्ण शक्ति निहित हो, किंतु जिसके द्वारा व्यवहार में इस प्रकार की शक्ति का अपने ही विवेक के आधार पर उपयोग न किया जा सके और व्यवहार में इन शक्तियों का प्रयोग उनके नाम पर कोई अन्य व्यक्ति ही करे। जैसे कि उदाहरण के तौर पर इंग्लैंड का सम्राट एक औपचारिक संप्रभु का उदाहरण है। अर्थात ब्रिटिश शासन व्यवस्था में नाम मात्र की कार्यपालिका और वास्तविक कार्यपालिका दो रूप हैं। नाम मात्र की कार्यपालिका में सम्राट का नाम आता है जो कि वंशानुगत है। न तो जनता उन्हें निर्वाचित करती है, न जनता उनको हटा सकती है, लेकिन उनका पद एक सर्वोच्च सत्ता के रूप में, सर्वोच्च व्यक्ति के रूप में विद्यमान रहता है। सैद्धांतिक दृष्टि से इंग्लैंड में सम्राट ही संप्रभु है और वास्तविक संप्रभु पार्लियामेंट और मंत्रिमंडल है। वास्तविक संप्रभु का मतलब हो गया जो वास्तविक कार्यपालिका है, जिसमें प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल है, जो वास्तविक व्यवस्थापिका है, जो कानूनों का निर्माण करने वाली संस्था है। और इस तरह से नाम मात्र और वास्तविक दो रूपों में जो हम कार्यपालिका का अध्ययन करते हैं, उसी आधार पर हम औपचारिक तथा वास्तविक संप्रभुता की व्याख्या कर रहे हैं। व्यवहार में सम्राट की संप्रभु शक्ति जो है वो मात्र हस्ताक्षरकर्ता की है। इसी प्रकार भारत में राष्ट्रपति, भारत में भी दो तरह की कार्यपालिका है, नाम मात्र की एवं वास्तविक। नाम मात्र की कार्यपालिका में राष्ट्रपति का नाम आता है, वास्तविक कार्यपालिका में प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल का नाम आता है। और भारत में व्यवस्थापिका द्विसदनात्मक है, उसके द्वारा भी अनेक महत्वपूर्ण कार्यों को संपन्न किया जाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भारत में राष्ट्रपति को औपचारिक संप्रभु और संसद एवं मंत्रिमंडल को वास्तविक संप्रभु कहा जा सकता है। ये विभेद हमने स्पष्ट किया है। यानी जो नाम मात्र का संप्रभु है वो डिसीजन मेकर नहीं होगा, और वो डिसीजन करेगा तो भी वास्तविक कार्यपालिका की मंत्रणा और परामर्श से ही करेगा। यही संसदात्मक शासन व्यवस्था का मूल बेसिक जो पहलू है वो हमने आपके सामने रखा। फिर बात आती है वैधानिक तथा राजनीतिक संप्रभुता। वैधानिक, जैसा कि नाम से पता लग रहा है, विधि का शासन। एक राज्य के अंतर्गत कानूनों को निर्माण करने और उनका पालन कराने की सर्वोच्च शक्ति जिसके पास होती है उसे वैधानिक संप्रभु कहा जाता है। यह वह संप्रभु है जिसे न्यायालय स्वीकार करता है। वैधानिक दृष्टि से इस सर्वोच्च शक्ति का किसी प्रकार से प्रतिबंध नहीं होता और वह धार्मिक निर्देशों, नैतिक सिद्धांतों और जनमत के आदेशों का उल्लंघन कर सकती है। यानी इस वैधानिक दृष्टि से ये बताने जा रहे हैं हम कि जो सर्वोच्च शक्ति है पर किसी तरह का प्रतिबंध नहीं होता। यानी गार्नर के अनुसार वैध प्रभुत्व वह निश्चित सत्ता है जो राज्य के सर्वोच्च आदेशों को वैध रूप से पूरा कर सके। वह सत्ता जो देवी कानून, नैतिक सिद्धांतों तथा जनमत की अवहेलना कर सके। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि संविधान की सर्वोच्चता को बरकरार रखने के लिए संविधान
के संरक्षण हेतु न्यायिक व्यवस्था को सर्वोच्चता प्रदान की गई है। और न्यायिक सर्वोच्चता इस बात को स्पष्ट करती है कि व्यवस्थापिका यदि किसी कानून का निर्माण करने में कोई कमी छोड़ती है, कार्यपालिका आदेश जारी कर देती है और वह जनहितकारी नहीं है, तो न्यायपालिका द्वारा न्यायिक पुनरावलोकन के माध्यम से उन कानूनों को उतनी मात्रा में अवैध घोषित कर सकती है जितनी मात्रा में उन्होंने संविधान का उल्लंघन किया है। ये है वैधानिक संप्रभुता। फिर है, डाइसी ने भी इसी प्रकार कहा, वैध संप्रभुता कानून बनाने वाली वह शक्ति है जो अन्य किसी भी कानून या विधि से मर्यादित नहीं होती, यानी उसके ऊपर कोई अन्य विधियां लागू नहीं हो सकती। वह स्वयं संप्रभु रूप में कानून का निर्माण कर सकती हैं, डिसीजन ले सकती हैं, निर्णय दे सकती हैं। इंग्लैंड में संसद सहित सम्राट को इसी प्रकार एक वैधानिक संप्रभु कहा जा सकता है। संसद ब्रिटेन की जो है वो 2 रूप में है, लेकिन वहाँ कॉमन सभा सर्वोच्च सदन के रूप में काम करती है। लॉर्ड सभा की शक्तियों को कम कर दिया गया है। द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका है, वहाँ संसद सर्वोच्च है। डाइसी के शब्दों में इंग्लैंड के इस वैधानिक संप्रभु के संबंध में लिखा गया है कि संसद कानून की दृष्टि से इतनी सर्वशक्ति संपन्न है कि वह एक बच्चे को पूरी उम्र का, मृत्यु के बाद किसी व्यक्ति को राजद्रोही या अवैध संतान को वैध घोषित कर सकती है, अथवा उचित समझे तो किसी व्यक्ति को स्वयं से संबंधित मामलों में भी न्यायाधीश बना सकती है। यहाँ हम ये बताना चाह रहे हैं कि ब्रिटिश शासन व्यवस्था में संविधान सर्वोच्च नहीं है, वहाँ संसद सर्वोच्च है। और वैधानिक संप्रभुता के रूप में संसद की सर्वोच्चता को इस तरह से उल्लेखित किया जा रहा है कि संसद पर न तो कार्यपालिका वीटो लागू होता है, न न्यायपालिका वीटो लागू होता है। संसद अपने आप में सर्वोच्च है, वो किसी भी प्रकार का डिसीजन ले सकती है। लेकिन मैं साथ ही साथ ये भी बताना चाहूँगी कि ब्रिटिश शासन व्यवस्था में जो दिखाई देता है वैसा है नहीं। कहने का तात्पर्य ये है कि सिद्धांत और व्यवहार में वहाँ बहुत अंतर पाया जाता है। अब आपको कानूनी संप्रभुता की कुछ विशेषताओं के बारे में जानकारी देते हैं। यह निश्चित होती है और न्यायालय इसे स्वीकार करता है। यानी कानूनी संप्रभुता निश्चित होती है, उसमें कोई अनिश्चितता नहीं होती और न्यायालय उसे स्वीकार करता है। वह किसी एक व्यक्ति या व्यक्ति समूह में निहित हो सकती है। यानी कानूनी संप्रभुता एक व्यक्ति में भी या व्यक्तियों के समूह में भी निहित हो सकती है। यह निश्चित रूप से संगठित, स्पष्ट और विधि द्वारा मान्य होती है। यानी इसमें संगठित, स्पष्ट और विधि द्वारा मान्यता होती है। फिर है, वैधानिक दृष्टि से राज्य की इच्छा की घोषणा केवल यही कर सकती है। राज्य की क्या इच्छा होगी? राज्य की इच्छा यही है, जनता का हित हर दृष्टिकोण से उसकी सुरक्षा हो, उसके लिए व्यवस्था हो, उसका कल्याण हो, जन कल्याणकारी योजनाओं को लागू किया जा सके इत्यादि। व्यक्तियों को सभी अधिकार कानूनी संप्रभुता से ही प्राप्त होते हैं। अतः स्वाभाविक रूप से व्यक्ति को इस संप्रभुता के विरुद्ध कोई अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते। कहने का मतलब है कि व्यक्तियों को जो नागरिकों को अधिकार दिए गए हैं वो स्वयं के व्यक्तित्व के विकास हेतु उसका प्रयोग करें। किसी भी व्यक्ति को ठेस पहुंचाने में या संस्था का हानि पहुंचाने में वो अपने अधिकारों का प्रयोग नहीं कर सकता। यानी इस पे मर्यादाएं होती हैं।
यह असीमित और सर्वोच्च होती है। असीमित और सर्वोच्च होती हैं, यानी सर्वोच्चता प्रदान करना तो जरूरी है, अन्यथा कानूनी संप्रभुता का महत्व ही खत्म हो जाता है। वो निरपेक्ष है, सर्वोच्च है, सर्वाधिकारवादी है, लेकिन उसमें निहित ध्येय और लक्ष्य ये होता है कि अधिकाधिक मात्रा में जनता के हितों की पूर्ति की जा सके। इस प्रकार आज हमने पढ़ा संप्रभुता के विविध रूप, यानी किस किस रूप में संप्रभुता को देखा जाता है, किस किस रूप में संप्रभुता द्वारा कार्यों को संपन्न किया जाता है, डिसीजन लिया जाता है, परिणति की जाती है, और जो व्यवस्था का स्ट्रक्चर होता है, काम करने का तरीका होता है, उच्चतर द्वारा निम्नतर को कैसे आदेश देने हैं, कैसे आदेशों की अनुपालना करवानी है, क्या कानून निर्माण की प्रोसेस है, क्रियान्वती की क्या प्रोसेस हैं, और न्यायपालिका की क्या स्थिति है, ये सब बातें भी इनमें अध्ययन करने में समझी जा सकती हैं। आज हमने इस टॉपिक पर चर्चा की और इसके बाद हम नया टॉपिक पढ़ेंगे। नमस्कार।